नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज हम बात करेंगे विकास मुंडा से। तमाड़ के विधायक हैं, युवा विधायक हैं और एक तरह से लोगों के लिए सहजता से उपलब्ध होने वाले विधायकों में शुमार होते हैं। इनके घर में सुबह से ही लोगों का आने का तांता लगा रहा और काफ़ी मतलब इंतज़ार करने के बाद हम लोग भी बातचीत कर पा रहे हैं थोड़ी स्थिर से। तो मैं सबसे पहले विकास मुंडा से ही एक पहला सवाल होगा सर, बिना किसी औपचारिकता के, कि क्या फिर से चुनाव में जा रहे हैं, फिर से जनता का आशीर्वाद की ज़रूरत है? ये चुनाव और पिछले चुनाव में क्या आप एक युवा होते हुए, विधायक ने एक युवा की तरह क्या अंतर पा रहे हैं समाज में, चाहे राजनीतिक दलों में? सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से जोहार है। निश्चित रूप से चुनाव प्रत्येक 5 साल में एक जनता के बीच में जन का आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है और पिछले लगातार 2 टर्म से तमाड़ की जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद हमें दिया है और उस आशीर्वाद के अनुरूप हमने भी प्रयास किया है कि सभी को साथ में ले करके सभी का विश्वास जीत करके काम करने का। और तीसरी बार फिर से हम लोग तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता के पास फिर से उन्हीं बातों के साथ में उनका विश्वास और उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग फिर से जाएंगे। पिछले चुनाव से क्या अंतर है इस चुनाव में? नहीं, देखिए, हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव की चुनौतियाँ अलग होती हैं, लेकिन सबसे प्रमुख बात तो यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा का विश्वास जीत करके उनका आशीर्वाद लेना ही सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। तो लगातार जो 10 सालों से हम लोगों ने आम लोगों के लिए काम किया है, उनको साथ में लेकर के चले हैं, उनके सुख दुख का भागीदार बने हैं। तो हम लोग इन्हीं बातों के साथ इस बार भी जाएंगे कि भाई जो काम हम पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, ना ही हमारे काम करने के तरीके में बदलाव आया है, ना ही हमारे आचरण में कोई बदलाव आया है। हाँ, चुनाव और चुनाव की चुनौतियाँ अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम कल भी वही थे, आज भी वही हैं, आने वाले समय में भी वही रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। आप सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, ऐसे में क्षेत्र की जो आम आवाम है उसकी आकांक्षा आपके प्रति ज़्यादा है। सरकार में रहते हुए, सरकार मतलब सत्तारूढ़ दल के विधायक होते हुए ऐसे किन सारी महत्वपूर्ण काम थे जो कि आपने अपने विधानसभा में किया? नहीं, कई महत्वपूर्ण काम हुए। अब देखिए, इस सरकार के कार्यकाल को 5 साल का कार्यकाल मत कहिए, 2 साल तो कोरोना में ही चले गए और बाकी 3 साल सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि आम जनमानस का ध्यान में रखते हुए आम लोग जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए खासकर सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई और वो योजनाएं सारी आज के दिन में धरातल पे है। आप देखिए कि देश में मोदी जी की सरकार है और महंगाई की जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता है भारत सरकार ने किसी को भी राहत देने का काम किया, लेकिन राज्य सरकार ने, मुझे लगता है कि जो आम लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई वो निश्चित तौर से पूरे राज्यवासियों को राहत देने का भी काम किया है। साथ में एक रास्ता दिखाया है कि सरकार और सरकार की इच्छा शक्ति से कैसे हम लोगों के अंतिम मतलब क्षेत्र के हो या फिर राज्य के अंतिम पायदान में पहुंचे हुए लोगों तक भी हम लोग आसानी से पहुंच करके उनको विकास योजनाओं के साथ में जोड़ सकते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं, उनका विश्वास जीत सकते हैं। सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिसको आप अपने विधानसभा में किन किन योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल पाए, इस दिशा में प्रयास किए हैं? देखिए, सबसे पहले तो राज्य सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की आज से 3 साल पहले। पेंशन की व्यवस्था हमारे गरीब या जितने भी हमारे बुजुर्ग होते थे, महिला पुरुष दोनों के लिए भारत सरकार की तरफ से पेंशन की व्यवस्था थी, वो 600 रुपये की थी। और वो पेंशन की व्यवस्था ऐसी थी कि मुझे लगता है कि हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं वो जाकर के प्रखंड मुख्यालयों में लाइन में खड़े रहते थे। हर साल जब अलग से कोटा 200-300 प्रखंड बार आता था या फिर किन्हीं की मृत्यु हो जाती थी
और जब उसके आवेदन देने का समय आता था तो मुझे लगता है कि आप प्रखंड मुख्यालयों में उस समय का नज़ारा आपको देखने को मिलता होगा कि 5-5, 10-10 हज़ार बुजुर्ग, सोचिए, प्रखंड मुख्यालय के एकदम लोग घूमते हुए नजर आते थे, परेशान कई बार दौड़ना पड़ता कई था। बहुत परेशान होते थे। मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने उन सभी हमारे बड़े बुजुर्गों का दर्द को समझकर सबसे पहले सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की और 1,000 रुपये की भी राशि तय की और साथ साथ में किसी को भी प्रखंड मुख्यालय नहीं जाना पड़े ऐसी व्यवस्था की आपको सरकार आपके द्वार के माध्यम से, जहाँ प्रत्येक पंचायत में एक बड़ा आयोजन पर पूरा प्रखंड मुख्यालय आपको पंचायतों में गया, वहीं पर हमारे बुजुर्गों से आवेदन भी लिया गया और वहीं उनकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करके आपको 15 दिन के अंदर में सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हुई। उसके बाद सभी लोगों को पेंशन की व्यवस्था शुरू हो गई। तो सरकार ने, सोचिए, बहुत बड़ा राहत दिया इस योजना के साथ में। उसके बाद आप देखिए कि मैया सम्मान निधि योजना आई, उसमें राज्य की 50% जो हमारी बहनों की आबादी है उनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत हुई। और मुझे लगता है कि हमारे बहनों के चेहरों पे मुस्कान भी आया और एक कॉन्फिडेंस भी आया कि राज्य के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नज़रों में हमारी बहनों की जो समस्याएं थी, दिक्कतों थी, वो आने वाले समय में उनको जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हाथ फैलाना पड़ता था वो हाथ फैलाना ना पड़े, उसके लिए मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मुस्कान के साथ साथ उनके हाथ को भी मजबूत करने का काम किया। और आपने देखा ही कि सरकार के लास्ट कैबिनेट में उस राशि को बढ़ा करके 2500 भी कर दिया गया। और आप इसके इतर आपने एक और नज़ारा देखने को मिला होगा कि भाजपा का एक जो प्रोपेगेंडा जो चलता है, उस प्रोपेगेंडा में उन्होंने एक फॉर्म भरवाओ योजना शुरू किया गोगो दीदी के नाम पर। और हमको लगता है कि ये वही लोग थे जो एक समय में ये कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा। ये बातें जब उनकी पूरी हो गई तो दूसरी बात उन्होंने शुरू की कि भाई इस योजना, मैया सम्मान योजना के विरोध में ये लोग PIL तक करने पहुंच गए। उसके बाद जब ये देखे कि भाई इस योजना का लाभ आम महिलाओं तक सीधे तरीके से पहुंच रहा है तो उनको अब परेशानी होने लगी कि भाई ये तो हमारे लिए दिक्कत की चीज़ है। तो इन्होंने गोगो दीदी योजना नाम का एक सिगुफा छोड़ा। अब मुझे लगता है कि जो झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना, लोगों को दिग्भ्रमित करना, लोगों को बांटना, ये परंपरा भाजपा अपने साथ में लेकर के आई है। और तमाम जो उनके बड़े नेता हैं उन विषयों पे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, झूठ लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, हमको लगता है राज्य की जनता अच्छी तरीके से समझ गई है। और मेरा भी मानना है कि जो करना चाहता है अपने लोगों के लिए वो बोलता नहीं, वो अपना काम कर देता है। एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में मैं कहूँगा, क्योंकि आपका विधानसभा एक ग्रामीण इलाका अधिक पड़ता है, कुछ एक चुनिंदा कस्बा छोड़ के, 2-4 कस्बा छोड़ के ग्रामीण इलाका अधिक पड़ता है। और यहाँ पर अन्य इलाकों के अपेक्षा लोगों का पक्का आवास ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम है। भले ही इंदिरा आवास काफ़ी वर्षों से चल रहा हो, चाहे दूसरे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं से चल रहा हो, अबुआ आवास शुरू हुआ तो अबुआ आवास से कम लोगों में एक उम्मीद जागी कि इतनी राशि मिलेगी और इससे 3 कमरे का आवास बनेगा। आपके विधानसभा में कितना इसका लाभ मिला? निश्चित तौर से इस योजना का लाभ मिला है, लेकिन अबुआ आवास, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अबुआ आवास आया कहाँ से। अबुआ आवास आने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत सरकार ने, राज्य सरकार के पिछले 2 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के जो उनके शेयर की जो राशि है उसको रोक दिया गया। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोग नहीं जानते, योजना जरूर भारत सरकार के नाम पर है, लेकिन भारत सरकार उसमें राशि कितनी देती है? मात्र 40% की राशि का अंशदान आपको कि भारत सरकार का रहता है, बल्कि राज्य सरकार के खाते से 60% राशि जाती है। 60-40 का वो, ठीक है, उसमें भी 60% राज्य सरकार का है, 40% आपको भारत सरकार की है। अब भारत सरकार का कमिटमेंट देखिए, वो 40% के पैसे देने में भी आनाकानी करना,
तो ये साफ दिखाता है कि भारत सरकार की इच्छा, राज्य सरकार, हमारे झारखंड के जो गरीब वंचित वर्ग है उनके लिए बहुत नकारात्मक सोच रखती है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे राज्य से 2019 से लेकर के 24 तक, 2019 के चुनाव में 12 सांसद, 2014 के चुनाव में 12 सांसद, 2024 के चुनाव में 9 सांसद। तो मुझे लगता है कि इतना योगदान मिलने के बाद भी इतना नकारात्मक रवैया एक हजम नहीं होता है। दूसरा है अबुआ आवास की जो कल्पना हुई इन सब इतने नेग्लिजेंसी के बाद भारत सरकार के, तो राज्य सरकार ने भी कहा कि भाई हमारे लोग हैं और हमारे लोगों के बारे में सबसे पहले प्राथमिकता तो हमारी है कि हमसे ही लोग उम्मीद करेंगे कि हमें सोचना उनके लिए काम करता है। राज्य सरकार ने संकल्प लिया कि हम अपने लोगों को 100% राज्य अनुदान की राशि से हम अपने लोगों को आवास देंगे। और मुझे लगता है कि पहले 2 वर्षों में 3 लाख लोगों को आवास दिया गया। नहीं, पहले साल, अभी पहला साल का आवास निर्माण चल रहा है, 2 लाख लोगों को आवास मिला है। इस साल 4 लाख, इस वित्तीय वर्ष में 4 लाख देने की बात है। तो मेरा ये मानना है कि राज्य सरकार अपने कमिटमेंट के साथ काम कर रही है और राज्य के लोगों को निश्चिंत रहिए, जो राज्य सरकार ने एक जो आपको 25 लाख तक का एक लक्ष्य रखा है उसको भी हम बहुत जल्द प्राप्त करेंगे। और ये केंद्र की सरकार को भी हम लोग दिखाएंगे कि भी आपके बिना मदद के हम अपने राज्य के लोगों को आवास भी दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को ये आईना दिखाने का भी काम होगा और भाजपा का जो एक चाल चरित्र और चेहरा है इसे भी लोग समझेंगे कि राज्य सरकार अपने मेहनत से राज्य के लोगों के लिए किस तरीके से सेवा कर रही है। एज एक विधायक आपसे आपके जो इलाका है, ग्राम सभा, परंपरागत सुशासन व्यवस्था इस इलाके में मजबूत है, तो पेशा जैसे कानून की भी आज नियमावली, कानून तो लागू है, नियमावली भी बन जाए ताकि गांव अब स्वावलंबन हो, मजबूत हो। इस दिशा में आपका प्रयास? देखिए, हम लोगों ने इस संबंध में जो लास्ट हम लोगों के टीएसी की बैठक हुई थी, इसमें हमने हमारे साथ हमारे जितने भी टीएसी के सदस्य हैं सब लोगों ने इस विषय पे बहुत सकारात्मक विचार रखा था। और राज्य सरकार ने, हम चूँकि टीएसी के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तत्काल विधि विभाग को इस संबंध में निर्देश दे दिया है। मुझे लगता है विधि विभाग का राय आने दीजिए, उसके बाद जो क्रमानुसार जो पेशा कानून के नियमावली को लेकर के जो बातें हैं वो जैसे ही आ जाती है, एक मुझे लगता है कि टीएसी का एक डिस्कशन बचेगा और उसके सेशन के बाद में जो बेहतर होगा वो लागू कराने का सरकार प्रयास करेगी। मतलब जल्द ही पेशा नियमावली भी बन के तैयार होगी। ग्राम सभा स्वावलंबन की जो बात बरसों से लोग करते रहे हैं उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है। क्या कुछ ऐसे विषय बच गए इस 5 साल के कार्यकाल में, भले 2 साल कोरोना का रहा, जो कि आप एक विधायक होते हुए जो काम आपको लगता है कि आपके विधानसभा में होना चाहिए एक जनता के तौर पे, वो ऐसे कुछ काम जो कि आप आगे चल के उसे पूरा करना चाहेंगे? निश्चित तौर से काम की परिभाषा ही ये है कि एक समस्या को ख़त्म करते जाना और आगे जो भी चुनौतियां हैं उनको सामना करने के लिए तैयार रहना। तो हम लोगों ने इस कार्यकाल में जितना हम लोगों ने प्रयास किया समस्याओं को ख़त्म करने में, हम लोग बहुत हद तक कामयाब भी रहे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन आने वाले वर्षों में हम लोग जनता के पास में इन बातों से जाएंगे कि भाई ये हमारी प्राथमिकता है। उन प्राथमिकताओं में सबसे दो महत्वपूर्ण चीज़ें जो मुझे नज़र आती है कि एक तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और दूसरा है आपको एजुकेशन के, शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है कि थोड़ा बड़ा और काम करने की ज़रूरत है। चूँकि हम ये मानते हैं कि एक डाटा एनालिसिस हम लोगों का है कि आप देखिए कि +2 पास करने के बाद कितने बच्चे आपको डिग्री कॉलेज में अपना दाखिला करा पाते हैं। आपको देखिएगा कितना, लगभग मुझे लगता है कि 60% से ज़्यादा बच्चे आपको कॉलेजों में दाखिला नहीं ले पाते।
कारण ये नहीं है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, कारण ये है कि नंबर ऑफ सीट ही नहीं है। तो उसको मुझे लगता है कि इंक्रीज करने का ज़रूरत है और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में तमाड़ और अड़की दो प्रखंडों में एक डिग्री कॉलेज के साथ साथ पीजी कॉलेज की एक स्थापना को लेकर के हम लोग ऑलरेडी डिपार्टमेंट में प्रोसेस है, चीज़ें आगे बढ़ी है, लेकिन इसको स्थापित करने का हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगता है कि जितनी व्यवस्थाएं आज के दिन में है उनसे और बेहतर मुझे लगता है कि बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर दूरी काफ़ी होती है, लोगों को मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी काफ़ी तकलीफ होती है। तो इसको बेहतर कराने का या फिर इस पर बेहतर काम करने का हमारा अगले टर्म में ज़रूर कोशिश रहेगा। क्या कुछ वैसे रिसोर्सेस भी हैं आपके इलाके से भी जनरेट वो रिसोर्सेस होते हैं, मैं कहूँगा डीएमएफटी फंड, तो क्या इससे भी आपने प्रयास किया कि आपके क्षेत्र में इसका विकास हो, इससे भी योजना है? डीएमटी फंड का एक शेयर हमें मिलता है, लेकिन वो बहुत कम है, लेकिन जो भी मिला उसका हमने बहुत सटीकता से उसका यूटिलाइजेशन किया। आप देखेंगे कि एक विद्यालय है, बहुत पुराना, हमको लगता है इस विधानसभा क्षेत्र का सबसे पुराना विद्यालय है। तो स्थापना उसकी मुझे लगता है कि 1945 के आसपास में 45-46 बुनियादी विद्यालय के रूप में शुरुआत हुई थी। तो वो देश आज़ाद होने से पहले उसकी शुरुआत हुई थी और आज चूँकि वो स्थिति उसकी बहुत जर्जर थी, तो उसके पुनर्निर्माण के लिए हम लोगों ने डीएमएफटी फंड से उसका फंड हम लोगों को मिला है। और देखिएगा कि आने वाले एक फेज़ का हम लोगों ने काम शुरू किया है, उसमें सेकेंड फेज़ का काम जस्ट शुरू ही होने वाला था, चूँकि चुनाव आचार संहिता लग गई। लेकिन निश्चित रहिए, चुनाव आचार संहिता जैसे ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद में सेकेंड फेज़ का भी काम लगा करके उसको एक मॉडल स्कूल के रूप में हम लोग डेवलप करने का काम करेंगे, क्योंकि वो उस विद्यालय में मुझे लगता है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे हम लोगों के पिताजी का जनरेशन हो, हमारे पिताजी भी उसी विद्यालय के स्टूडेंट रहे, और उस जनरेशन के मुझे लगता है कि कई ऐसे उत्कृष्ट स्टूडेंट हैं जो आज के दिन में देश में विदेश में मुझे लगता है कि कई प्रख्यात भी हुए हैं, और साथ साथ में आज के दिन में वो अच्छे अच्छे जगहों पे भी है। तो एक बार उनके एलुमनाई मीट हुई तो उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। तो सब चूँकि हमारे पिताजी के ही ग्रुप के सारे लोग थे, तो सबसे बहुत अच्छी बात भी हुई, वार्ता भी। उन्होंने सभी लोगों ने कहा कि चूँकि एक ऐतिहासिक विद्यालय है, तो उन्होंने मांग रखा था कि इस विद्यालय को आप अच्छे से बनाइए और एक मॉडल के रूप में बनाइए। तो इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई आप निश्चिंत रहिए, जैसे हमने हर एक ज़िले में आपको सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हमने बनाया है, उसी के तर्ज पे इसको डेवलप किया जाएगा और उसी के तर्ज पे उस पर काम भी चल रहा है। तो बहुत जल्द एक प्रखंड स्तर पे हमें सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का एक मॉडल देखने को मिलेगा। एक विजन की बात होती है, आपका विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण है, एक तरह से कहें कि कृषि पर ही पूर्णतः आधारित है। सिंचाई जैसी सुविधा अगर यहाँ मुहैया हो, छोटे छोटे चेक डैम, तो वो सारी चीज़ कहीं बेहतर रिजल्ट होगा कृषि के क्षेत्र में। जो मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे आपके विधानसभा क्षेत्र घूमता हूँ, पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे अन्य दूसरे क्षेत्र हो, तो वहाँ सिंचाई एक बड़ा साधन है। और इस बीच में जैसे मुंडा कम्युनिटी ऐतिहासिक रूप से देखिएगा तो धान की खेती किए, मड़ुआ की खेती किए, उसके बाद ये राजा अपने आप को राजा की तरह अपने आप को महसूस कर दूसरी खेती नहीं दिखती थी। लेकिन आपके विधानसभा में भी अब सब्जियों का खेती हो रहा है, बहुत सारे चीज़ हो रहा है। चाहे अड़की के जगह अड़की में भी जाइए, देखिएगा कि एक बगान में मटर लगा हुआ है। तो इस दिशा में एक विधायक के रूप में आने वाले समय में आपकी पहल क्या होगी सिंचाई को लेकर? देखिए, सिंचाई में बहुत लोगों की जानकारी नहीं, मैं आपके माध्यम से आपको जानकारी और आपके व्यूवर्स को भी जानकारी दे देना चाहता हूँ कि तीनों प्रखंडों में सिंचाई की व्यवस्था को लेकर के बहुत काम हुए हैं पिछले हमारे कार्यकाल में। आपको बता दे रहे, हमारे अड़की में एक सोसोकुटी डैम है और सोसोकुटी डैम से बहुत बड़ा इलाका सिंचित होता था और
उसमें क्या हुआ था कि दरारें आ गई थी और जो उसका आउटलेट जो था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो उसका पुनर्निर्माण हम लोगों ने कराया और आज आप जाकर के देखिए उस डैम से एक बड़ा सिंचित एरिया आज के दिन में सिंचित होता है। उसके साथ में आपको मैं बता रहा हूँ कि कांची नहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत में जो हमारी सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है, जो मुझे लगता है कि 1963 से 65 के बीच में उसका काम हुआ था। उसके जो मुख्य केनाल है उसको 100% हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में निर्माण कार्य पूरा करा दिया, 100%। और इस बार जो लोगों के खेतों में उस परियोजना के अंतर्गत में जो भी सिंचित क्षेत्र है, अंतिम खेत तक पानी गया है। काजी नहर से कांची नहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत में जो भी सिंचित है वो अंतिम गांव तक पानी गया है। और उसके साथ साथ में जो भी उस समय में हमारा एक नया परियोजना का विकास हुआ आपको रैसा डैम के रूप में, तो उसका अभी काम चल रहा है। उसकी भी सेकेंड फेज के लिए हम लोग ने कहा है कि पहले जमीन अधिग्रहण की जो समस्याएं हैं उसको पहले जब तक नहीं समाधान कर लेते हैं तब तक उसका निर्माण कार्य ना शुरू हो। चूँकि हम लोग देखते ही हैं कि कई जगह बहुत लोगों का ज़मीन तो ले लिया जाता है लेकिन उसको वाजिब तरीके से कंपनसेट नहीं किया जाता है। तो हमने कहा है कि पहले इस समस्या का समाधान करिए तब फिर आगे का निर्माण कार्य होगा। तो विभाग अपने इस दिशा में काम कर रहा है और हमने स्ट्रिक्टली कहा है कि जब तक संतुष्ट नहीं कर लेंगे तब तक किसी को आगे के काम नहीं करना है। उसके साथ साथ में हम आपको बता कई छोटे ऐसे चेक डैम निर्माण हुए हैं जो अनगिनत है, मैं उसकी गिनती नहीं कर सकता हूँ। और सिंचाई के क्षेत्र में आज से 10 साल पहले जो स्थिति थी हमारे विधानसभा क्षेत्र में और आज के दिन जो स्थिति है, हाँ एक बात ये कह सकते हैं कि बड़े डैम्स के निर्माण नहीं हो पाए और हम लोग ये काम नहीं कर पाए हैं कि हम लोग अभी बरसात के समय में पानी का उपयोग तो हम लोग अच्छे से कर ले रहे हैं, लेकिन बरसात के बाद हम लोग लोगों को खेत तक पानी नहीं दे पा रहे हैं। ये स्थितियां हैं, हमारे सामने परेशानियां हैं, लेकिन निश्चित ही इस विषय पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरीके से वर्षा जल को रोक करके हम लोग साल भर लोगों के खेतों में पानी दे पाए, ऐसी भी व्यवस्था बनाने की सोच हम लोग बना करके रखे हैं। इस दिशा में भी हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। ऐसे 5 काम जो कि आपके विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी आने वाले 5 सालों में, कुछ ऐसे काम जो कि आपको एक, क्योंकि आप यहाँ के हैं, यहाँ के लोगों को की ज़रूरतों को, लोगों की समस्याओं को बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि अक्सर लोगों के बीच में रहते हैं। ऐसे 5 प्राथमिकता जिसे आप आने वाले समय में पूरा करना चाहेंगे। निश्चित 5 नहीं, कई है, नहीं 5 से ज़्यादा भी प्राथमिकताएं हैं। उसमें हमने तो शुरू में कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हमने जैसे ही लोकसभा चुनाव के बाद जो सत्र हुआ था हमने एक मांग करी थी कि हमारे क्षेत्र में नहीं, वो एक स्टेट का रोल मॉडल होगा कि एक कल्चर और आर्ट को समेटने के लिए वो हमारे जो झारखंड के जितने भी आर्ट है, कल्चर है, जो इतिहास है, उसको संजोने के लिए कम से कम एक सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर के एक अलग से यूनिवर्सिटी बनाया जाए। जिस तरीके से आपका बंगाल में है, जिस तरीके से आपका उड़ीसा में है, उस तरीके एक तर्ज पर एक अलग से यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाए, जिसके ऊपर कमेटी भी बनी हुई है। कमेटी को 6 महीने के अंदर में अपनी जांच की रिपोर्ट भी देनी है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा काम हमारे क्षेत्र के लिए भी और राज्य के लिए भी होगा। उसके साथ साथ में आज भी मैंने अभी जैसे आपने सवाल किया था कि किसानों को ध्यान में रख करके हमारी कुछ बड़ी प्राथमिकताएं हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम लोग जैसे वर्षा जल से तो हम लोग उस खेत तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन प्राथमिकता ये भी है कि वर्षा जल को हम लोग कितना रोक सकते हैं। अगर रोक पाने में कामयाब होंगे तो निश्चित रहिए कि हम लोग साल भर भी लोगों के खेतों तक पानी दे सकते हैं। उसके साथ साथ में एक सड़कों के और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम लगातार चलता ही रहता है, ये काम भी प्राथमिकता में ही रहेंगी। और
हम लोग प्रयास करेंगे कि इन सब चीज़ों को मिला करके इस विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा के रूप में हम लोग स्थापित करेंगे। आखिरी सवाल कि शिक्षा स्वास्थ्य जैसे विषयों पे युवाओं के लिए आपने पहल की और आगे भी पहल करेंगे। इस क्षेत्र में रोजगार का कोई स्थानीय स्तर पर कोई साधन सृजन हो, इस दिशा में क्या पहल होगी आपकी? निश्चित बात सही है कि रोजगार को लेकर के जो एक मापदंड है, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ से भी जो 6 महीना हमारे यहाँ जो खेती का एक सीजन चलता है धान की खेती का, उस समय तो सारे लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद में 6 महीने के लिए लोग बाहर भी रोजगार करने के लिए जाते हैं। तो ये एक हमारे नज़र में भी ये चीज़ें हैं कि हम लोग अवसर दें, कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसा अवसर प्रदान करना है जिसमें साल भर लोग यहीं खेती करके स्वरोजगार कर पाते हैं। तो अगर ऐसा अवसर हम लोग देते हैं तो यहाँ से भी जो बाहर जाने के जो मजदूरी करने के लिए लोग जाते हैं वो निश्चित तौर से बंद भी होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चिंत रहिए, हम लोग कृषि के क्षेत्र में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जो एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसके लिए हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं, हम लोग, हमारे पिताजी भी किसान वर्ग से थे, हम लोग भी किसान परिवार से हैं, तो किसानों की समस्याएं हमें अच्छे तरीके से समझ में भी आती है। अभी तक जिन कामों को हम लोग करने में कामयाब हुए हैं, मैं मानता हूं कि एक लेवल तक वो भी ठीक था, लेकिन अब ज़रूरत है कि उसको उस पर बड़ा स्वरूप देने का। ये हमारे साथ थे विकास मुंडा, युवा विधायक। लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, वो हल कैसे हो इस दिशा में प्रयास करते हैं। इनका अब तक का जो काम था वो आम लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करना था, और एक हद तक वो सफल भी हुए, क्योंकि राजधानी से सटा हुआ ये इलाका है। तो ऐसे में कुछ ऐसी पहल, ठोस पहल करना चाह रहे हैं ताकि क्षेत्र ही नहीं बल्कि राजधानी में एक इलाके की अपनी पहचान हो, रोजगार को लेकर हो, किसानों को लेकर हो। इस दिशा में इनकी पहल रहेगी, और आने वाले विधानसभा में लोगों के बीच, आम आवाम के बीच में जा रहे हैं लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और इनकी जो पहल रही है अब तक सार्वजनिक है, और जीत की और इनकी चुनाव की शुभकामना के साथ इस बातचीत को हम लोग यहीं में अंत करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।